नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अप स्टडी परिवार में। बहुत समय बाद आपसे मिलना हो रहा है। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं, कुछ अन्य समस्याओं के साथ इंसान को उभरना पड़ता है, आपको सबको पता ही है। तो समस्याएं तो जिन जीवन में चलती रहती हैं, समस्याओं को छोड़ के ही आगे बढ़ना पड़ता है। आपको सब ये पता ही है कि कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, कभी शारीरिक समस्याएं ऐसी ऐसी होती हैं कि कभी फीवर हो गया। तो जो बदलते इन्वायरमेंट में इन चीजों का सामना तो अपने को करना पड़ता ही पड़ता है। तो बड़े समय के बाद, बड़े विलंब के बाद आपसे मिलना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था थोड़े दिन कि आप लोगों से रूबरू नहीं हो पा रहे, आप लोगों से मिल नहीं पा रहे। फिलहाल जो मुलाकात हो रही है उसको फिर से फायदा उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप एक बार कमेंट वगैरह जरूर कर दें ताकि हम समय पे आप जुड़े रहें और कंटिन्यू जुड़े रहें, ताकि जो अप स्टडी परिवार है अपनी निरंतर मेहनत करता चले। ठीक है, तो पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही एक एक बात से रूबरू करवा दिया है। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक बात से मैंने पहले आपसे रूबरू करवा दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका क्या होती है। इस बारे में मैंने आपसे बात की थी कि कार्यपालिका क्या होती है। ठीक है, न्यायपालिका क्या होती है। तीसरी चौथी बार आपसे इससे मैं विचार विमर्श कर रहा हूं कि कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। ठीक है, और व्यवस्थापिका क्या होती है। और व्यवस्थापिका क्या होती है। ठीक है, और व्यवस्थापिका क्या होती है। न्यायपालिका को आपको तो पता ही है, अभी तक न्यायपालिका पे अपन ने विचार नहीं किया है, फिर भी मैं बता दूं, सारे न्यायिक कार्य यही करती है। क्या करती है? न्यायिक कार्य यही करती है। क्या करती है? न्यायिक कार्य करती है। सारे न्यायिक कार्य कौन करती है? न्यायपालिका करती है। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका जो होती है वो बने हुए कानून का क्रियान्वयन करवाती है, कानून को लागू करवाती है। क्या करवाती है? कानून को लागू करवाती है। लागू करवाती है। आप देख ही रहे हो ना, 4 दिन का असर लिखने में भी थोड़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। होता है ऐसा, अक्सर हमेशा होता है हमारे साथ। ठीक है, कोई ना, आगे बढ़ते हैं। कि कानून को लागू करवाती है कार्यपालिका। न्यायपालिका न्यायिक सारे कार्य करती है। कानून की जांच करने का कार्य न्यायपालिका करती है। कानून का उल्लंघन होने पर सजा के जो प्रावधान होते हैं उन पे विचार और विमर्श, सजा देना, कितनी दी जाएगी, क्या दी जाएगी, सब बातें सीआरपीसी आईपीसी क्या होती है, मैं इनके ऊपर भी आपसे विचार विमर्श करूंगा, लेकिन समय आने के बाद। अब देखिए, कार्यपालिका वाला कॉन्सेप्ट अपन पूरा पढ़ चुके हैं। कार्यपालिका का पूरा विवरण अपन ले चुके हैं। अपने को आज जो लेना है वो लेना है व्यवस्थापिका। मैं क्या कहना चाहता हूं? व्यवस्थापिका, क्योंकि यह क्या बनाती है? कानून का निर्माण करती है। यह किसका निर्माण करती है? यह करती है कानून का निर्माण। यह करती है कानून का निर्माण। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, और व्यवस्थापिका के रूप में जो कानून का निर्माण करने का जिम्मा अगर किसी के पास है तो वह कहलाती है संसद। तो वो क्या कहलाती है? संसद कहलाती है, पार्लियामेंट कहलाती है। और व्यवस्थापिका को विधि निर्माण का कार्य दिया गया है। और विधि निर्माण करने वाली संस्था क्या कहलाएगी? विधि निर्माण करने वाली संस्था क्या कहलाएगी? संसद कहलाएगी। ठीक है, और संसद को ही क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। संसद को क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। संसद को क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। ठीक है, संसद को विधायिका बोलते हैं। आप लोगों को ये मैंने आपको बता दिया, आपको बता दिया है, माफी चाहता हूं। बोला था ना स्वास्थ्य समस्याएं चल रही हैं। कि व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती हैं, और कानून का निर्माण करने वाली जो संस्था है वो क्या कहलाती है? संसद कहलाती है। और संसद जो होती है, और संसद जो होती है, संसद विधि निर्माण का कार्य करती है। संसद का निर्माण का कार्य करती है, विधि निर्माण का कार्य करती है। तो संसद क्या कहलाती है? विधायिका कहलाती है। देखिए आगे बढ़ रहा है, इसको एक चार्ट के रूप में आपके सामने मैं बना देता हूं। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं इसकी बात करते हैं। ये रही आपकी संसद, बोल दो। इसी को आप विधायिका बोल दो। इसी को आप क्या बोल दो? विधायिका बोल दो। विधि निर्माण करने वाली संस्था। इसी को आप क्या बोल दो? विधायिका बोल दो, मतलब विधि निर्माण करने वाली संस्था। अच्छा, एक चीज बताएं आप मेरे को, इसमें कौन कौन सदन होंगे?
पहले तो बात करते हैं सदनों की। पहले तो किसकी बात करते हैं? सदन की बात करते हैं। सदन दो होते हैं संसद में। एक सदन तो होता है लोकसभा, एक सदन तो कौन सा होता है? लोकसभा। एक सदन होता है राज्यसभा। एक सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। किंतु संसद का एक अंग भी होता है। संसद का क्या होता है दोस्तों? एक अंग भी होता है। अगर आपको संसद के अंग पूछे तो तीन होते हैं, उनमें एक चीज और सम्मिलित कर देना है, वो होता है राष्ट्रपति। वो क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। मतलब आपसे पूछे कि संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो संसद किन किन से मिलकर बनेगी? संसद मिलकर बनती है राज्यसभा से, संसद मिलकर बनती है लोकसभा से, संसद मिलकर बनती है राष्ट्रपति से। संसद के आपको सदन पूछे तो संसद के कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं। संसद का एक सदन लोकसभा, संसद का दूसरा सदन राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। अंग तीन होते हैं। जब तीन अंग आते हैं तो दो तो सदन और एक उसमें राष्ट्रपति जोड़ दो, स्वतः ही क्या निकल के आ जाएंगे? संसद के अंग निकल के आपके सामने आ जाएंगे। मतलब कि कानून निर्माण का जो कार्य होता है, कानून निर्माण का जो भी कार्य होता है, वो कानून निर्माण का कार्य किन दो सदनों के द्वारा किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। किस किस के द्वारा किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कानून निर्माण से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। पहले देखो, चालू करते हैं अपन लोकसभा, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित सभी बातें अपन कर चुके हैं। राष्ट्रपति से संबंधित सारी की सारी बातें की जा चुकी हैं। तो अपन जो बात प्रारंभ करेंगे वो प्रारंभ करेंगे लोकसभा से। अपन जो बात प्रारंभ करेंगे वो कहां से प्रारंभ करेंगे? वो बात प्रारंभ करेंगे लोकसभा से। एक तो लोकसभा का उल्लेख कहां किया गया है, बात प्रारंभ करते हैं। संविधान में अनुच्छेद 81, कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 81 में किसका प्रावधान किया गया है? लोकसभा का प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की संरचना कैसी होगी, इन सब चीजों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 81, ठीक है। जब मैं राज्यसभा की बात करूंगा तब राज्यसभा के बारे में आर्टिकल्स आपको बताए जाएंगे, लेकिन फिलहाल अपन बात कर रहे हैं लोकसभा की। लोकसभा से अपन संसद को चालू कर रहे हैं, विधायिका को प्रारंभ कर रहे हैं। तो अपने को देखना यह है कि लोकसभा जो है, देखिए अपने को देखना क्या है कि लोकसभा जो है उसके अनुच्छेद 81 में क्या क्या उल्लेखित है। एक तो ये देखना है, एक तो इस चीज के ऊपर अपने को क्या करना है, विचार और विमर्श करना है, ठीक है। एक अपने को क्या देखना है कि लोकसभा का स्वरूप कैसा रहा है, कि लोकसभा का क्या, लोकसभा का स्वरूप कैसा रहा है। आपको पर मैंने जब आपको संविधान सभा पढ़ाई थी तब मैंने आपको बात बताई होगी। संविधान सभा जब मैंने बताया था तब मैंने आपको बताया होगा कि संविधान सभा में एक व्यक्ति का नाम मैंने आपको बताया था, जी.वी. मावलंकर। क्या बताया था मैंने? जी.वी. मावलंकर। अच्छा, इनका नाम मैंने क्यों बताया? आप तो, आपको ये कहना था ना सर, आप ये सोच रहे होंगे सर, आपको ये कहना था कि 81 अपन पढ़ेंगे, 81 के तहत जो चीजें पढ़ेंगे उनकी बात करनी थी। आपने पहले संविधान सभा का नाम लिखा और फिर एक नाम लिख दिया जी.वी. मावलंकर। आप कहना क्या चाहते हो? तो सुनिएगा, थोड़ा गहराई में जाइएगा। जी.वी. मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ये जी लोकसभा, जी.वी. मावलंकर क्या थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। जी.वी. मावलंकर क्या थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों। गणेश वासुदेव मावलंकर, ये वही गणेश वासुदेव मावलंकर है जो संविधान सभा में भी थे। और संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य कर रही थी, फिर से सुन ले, जब ये जो संविधान सभा है, जब ये संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करेगी या संसद के रूप में कार्य करती है, तो जी.वी. मावलंकर किसके रूप में कार्य कर रहे थे? संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। आई मेरी बात समझ में? अब देखिए, प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था।
ये आपको पता ही है, आम चुनाव से ही लोग गिनी जाती है। प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, प्रथम आम चुनाव 1952 में। अब देखो लोकसभा की प्रथम बैठक, क्यों बताया मैंने 1952 की बात, वो सुनिएगा। लोकसभा की प्रथम बैठक ये आप कह दो, या इस दिन को आप कह सकते हो प्रथम लोकसभा का गठन, आप कह सकते हो इसको दोस्तों, इसी को कह सकते हो आप लोकसभा का गठन भी आप इसको कह सकते हो। तो प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 13 मई को, और सन कौन सी है, 1952। 13 मई 1952 से वर्तमान लोकसभा अस्तित्व में आई थी। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को, कि लोकसभा की जो बैठक है या लोकसभा का जो गठन है उसको आप कब से कह सकते हो, भाई जो वर्तमान की जो लोकसभा है वो 13 मई 1952 को क्या आई थी, अपने अस्तित्व में आई थी। और जब अस्तित्व में आई तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अभी हाल ही में मैंने आपसे बात की है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के कुछ अन्य नाम भी होते हैं, अन्य नाम, इनकी बात यहां क्योंकि अभी इसकी बात भी करेंगे। देखिए आपको जब राज्यसभा पढ़ाया जाएगा तब भी उसके अन्य नाम होंगे, आपको जब लोकसभा पढ़ाया जाएगा तब भी उसके कुछ अन्य नाम होंगे, इनकी बात अपन करते हैं। पहला नाम अस्थायी सदन, क्या नाम है, अस्थायी सदन, ये प्रथम नाम हो गया, ठीक है। दूसरा जनप्रतिनिधि सदन, जनप्रतिनिधि सदन, आई मेरी बात समझ में, अस्थायी सदन, जन प्रतिनिधि सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, जैसे निम्न सदन हो गया, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। अब देखिए, हाँ एक और कर सकते हैं ना, लोगों का सदन, लोगों का सदन, एक और कौन सा है, लोगों का सदन है दोस्तों, ठीक है। अस्थायी सदन, जनप्रतिनिधि सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, लोगों का सदन, ये लोकसभा के कुछ अन्य नाम हैं। अब अपने को ये नहीं करना, आपको अगर आप अप स्टडी परिवार से जुड़े हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि आपको हर वो एक पहलू बताया जाए, आपको हर एक उस पहलू से रूबरू करवाया जाए जिस पहलू को जानना आपके लिए क्या है, आवश्यक है। वो पहलू कौन कौन से हैं, जैसे इनके नाम जो दिए गए हैं ना, वो इनका आधार क्या क्या मान सकते हैं आप, क्या क्यों क्यों कहा जाता है इनको अस्थायी सदन, क्यों कहा जाता है इनको जनप्रतिनिधि सदन है, निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, लोगों का सदन, ये जो नाम की जो शाखा है ना, ये क्यों बनाई गई है, इनके पीछे का राज क्या है। अमूमन क्या करते हैं, अपन इन चीजों को याद करते हैं और छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, फिर यही जो रीजन है ना अपने सामने क्वेश्चन के रूप में आते हैं उभर कर, किसके रूप में उभर कर आते हैं, एक क्वेश्चन के रूप में उभर कर आते हैं कि ऐसा क्यों, अस्थायी सदन लोकसभा को ही क्यों, राज्यसभा को क्यों नहीं, जनप्रतिनिधि सदन लोकसभा को ही क्यों, राज्यसभा को क्यों नहीं, निम्न सदन लोकसभा को ही क्यों, राज्यसभा को क्यों नहीं। ये क्यों नहीं वाला कॉन्सेप्ट है ना, तब समझ में आता है जब पार्लियामेंट पूरी हो जाती है, तब तक क्या हो चुकी होती है, देर हो चुकी होती है। तो कहते हैं ना कि समय बीतने के बाद अगर समय का इंतजार करो तो फिर समय आपका इंतजार नहीं किया करता। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, समय बीतने के बाद आप समय का इंतजार करो तो फिर समय आपका क्या नहीं करता है, इंतजार नहीं करता है। मेरी बात समझ में, तो रीजन देख लेते हैं। मैं प्रारंभ करता हूं अस्थायी सदन से, किससे, अस्थायी सदन से। इसका क्या मतलब है, अस्थायी सदन का मतलब है ये जिस सदन की मैं बात कर रहा हूं ये भंग होता होगा, स्थायी नहीं है, इसका कोई कार्यकाल रहता होगा। और आपको पता है
कार्यकाल जो लोकसभा का होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। इसीलिए ऐसा है क्योंकि हर 5 वर्ष में इसको भंग कर दिया जाता है। समय से पहले भी भंग होता है, समय से पहले भी भंग होता है सदन, लेकिन वो समय से पूर्व भंग कहलाता है, और जब समय में भंग होता है वो भी भंग ही होता है, लेकिन वो प्रति 5 वर्ष पर भंग होता है। कौन करता है, कैसे करता है, इनकी बात आगे करेंगे, फिलहाल शब्दों पे बात अपन कर रहे हैं। आगे है जनप्रतिनिधि सदन। जनप्रतिनिधि सदन कौन सा सदन? जनप्रतिनिधि सदन। अच्छा, है क्या जनप्रतिनिधि सदन? आप लोगों को पता है क्या? देखिए क्या है जनप्रतिनिधि सदन, इसके बारे में एक चीज अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, जनप्रतिनिधि सदन, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे सांसद हैं, सांसदों को अपन खुद वोट देके आते हैं। अपने दिए हुए सांसद जिनको अपन वोट देते हैं वो सांसद विजय प्राप्त करते हैं चुनाव में, उम्मीदवार बनते हैं। उम्मीदवार बनने के बाद जब उनको जीत मिलती है तो वो सदस्य बन जाते हैं। मेरी बात समझ में? उम्मीदवार जब चुनाव में खड़े होते तब कहलाता है, सदस्य कहलाता है जब चुनाव उसका सदन का वो जीत जाता है। अगर उसको लोकसभा का सदस्य बनना होगा, अगर उसको लोकसभा का सदस्य बनना होगा तो पहले उसको चुनाव का उम्मीदवार बनना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव का क्या बनना पड़ेगा दोस्तों? उम्मीदवार बनना पड़ेगा, और उम्मीदवार के पश्चात ही वो क्या कहलाएगा? सदस्य कहलाएगा। आई मेरी बात समझ? जनप्रतिनिधि कौन होते हैं? ये वही होते हैं जो हमारे द्वारा चुनकर संसद में भेजे जाते हैं। जो हमारे द्वारा चुनकर संसद में कहां भेजे जाते हैं? लोकसभा में भेजे जाते हैं, वो कहलाते हैं जनप्रतिनिधि। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं जनप्रतिनिधि। ठीक है, अस्थायी सदन का मतलब आप समझ गए, 5 वर्ष, प्रति 5 वर्ष में इसके कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, फिर नई लोकसभा का चुनाव होंगे और नई लोकसभा अस्तित्व में आएगी, नई लोकसभा अपना कार्य प्रारंभ करेंगी। और जनप्रतिनिधि सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लोगों का सीधा योगदान होता है। चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, और जब चुनाव इसमें प्रत्यक्ष होते हैं तो हम प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है सीधी जनता द्वारा चुनाव किया जाता है दोस्तों। सीधे किसके द्वारा चुनाव किया जाता है? जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। अब देखिए, बात कर रहे हैं मूल संविधान की। लोकसभा में आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान जो था, संविधान कौन सा? मूल संविधान। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 थी। लोकसभा की सदस्य संख्या, मूल संविधान में किसकी सदस्य संख्या? लोकसभा की। कितनी थी? 500 थी। अब मूल संविधान की बात आई तो क्या हुआ, किंतु वर्तमान में कितनी है? 552 है। वर्तमान में कितनी है? 552। आगे बात करूंगा मैं, इनका संशोधन करूंगा, आप सुनते जाएं केवल। वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 552 है। कैसे है 552? इसकी बात करेंगे, क्यों की गई, और वर्तमान में जो 552 की गई किससे की गई है? 500 से 552 की गई। इसको कैसे बढ़ाया गया? संविधान संशोधन कौन सा था? वो था 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन। अधिकतम सदस्य संख्या की बात कर रहा हूं, ये कौन सी है? ये है अधिकतम। वर्तमान में चुने जाने वालों की बात मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूं। वर्तमान में जो सदस्य चुने जाते हैं ना, मैं वर्तमान में जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी मैं बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल किन सदस्यों की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं जो सदस्य, आप जिन सदस्यों को क्या करोगे? अधिकतम जिन सदस्यों की आप क्या कर सकते हो? नियुक्ति कर सकते हो, केवल मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब जब 31वां संविधान संशोधन हुआ तो क्या कर दिया गया? 552 सदस्य बढ़ा दिए, 2 सदस्यों की वृद्धि की गई, तो कुल कितने हो गए? 552 सदस्य हो चुके।
थे। ये अधिकतम सदस्य हैं, वर्तमान में 545 हैं। अब देखिए, अधिकतम का मतलब है इससे अधिक नहीं कर सकते आप, 552 से अधिक आप नहीं कर सकते। तो वर्तमान सदस्य संख्या कितनी हो गई? वर्तमान सदस्य संख्या है 545। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान सदस्य संख्या है 545। अब आगे देखना, आपके सामने एक ढांचा बना रहा हूं मैं, आपके सामने एक स्पष्ट रूप से ढांचा बना रहा हूं, उसको आप ढंग से देखना। यह है लोकसभा। चीजों को और सरल करते हुए चलते हैं। ये क्या है? आपकी लोकसभा। लोकसभा में अपने को फिलहाल क्या देख रहे हैं? सदस्य देख रहे हैं। लोकसभा में फिलहाल अपने को क्या देखना है? सदस्य देखने। तो सदस्य या तो वर्तमान होंगे या अधिकतम होंगे, या तो वर्तमान होंगे या अधिकतम होंगे। बताओ, मैं सदस्यों को कितने भागों में बांट दूं? 2 भागों में सदस्यों को मैं बांट दूं। कितने भागों में मैं बांट सकता हूं? 2 भागों में मैं सदस्यों को बांट सकता हूं। एक तो होंगे अधिकतम सदस्य, अधिकतम सदस्य। अधिकतम सदस्यों का मतलब है कि जो संख्या मैं आपको बताने वाला हूं ना, अधिकतम सदस्य होते हैं 552। बताने वाला हूं क्या, लिख ही लेते हैं अपन साथ ही साथ कि 552 से अधिक सदस्य लोकसभा में नहीं हो सकते। पहले मैंने बता दिया, पहले 550 थी, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कितनी कर दी गई? 552 कर दी गई। लोकसभा में वर्तमान सदस्य, सदस्य कौन से? वर्तमान सदस्य 545। कितने सदस्यों का चुनाव होता है? केवल 545 सदस्यों का चुनाव होता है। अब अधिकतम सदस्य भी देखो 2 प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं मनोनीत। तो लोकसभा में जो मनोनीत होते थे वो तो थे 2। अभी इनकी बात करूंगा, जिन एंग्लो इंडियंस की मैं आपको बात करूंगा, अभी बताऊंगा। पहले आप लिख लें इसको 2 को। तो बताओ, निर्वाचित कितने बचे? निर्वाचित बचे 550। निर्वाचित कितने बचे? 550। ऐसे ही 2 भागों में यहां बांटना है। मनोनीत करोगे पहले आप, पहले आपको क्या करना है? मनोनीत करना है। वही 02 सदस्य मनोनीत होंगे और जो सदस्य निर्वाचित होंगे उनको आपको घटा देना 543 सदस्य। मतलब 543 सदस्यों का क्या होना है? चुनाव होना है। कितने सदस्यों का चुनाव होना है? 543 सदस्यों का चुनाव करते हैं वर्तमान में। अधिकतम कितनों का चुनाव कर सकते हो? 550। अधिकतम कितनों का चुनाव कर सकते हो आप? 550 सदस्यों का चुनाव आप कर सकते हो। अधिकतम मनोनीत सदस्य कितने कर सकते हो? 2 का कर सकते हो। ठीक है। अब इनमें याद रखें आप, देखो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं ना, उनका सहयोग भी कुछ कुछ होता है निर्वाचन में। कैसे होता है? अगर निर्वाचन आप कर रहे हो 550 का, कितनों का निर्वाचन कर रहे हो? अगर आप 550 का निर्वाचन कर रहे हो ना, तो उसमें केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 20 सदस्य चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं? 20 सदस्य चुने जाते हैं। 20 सदस्य यूटी से हो गए, तो 530 किससे हो गए? राज्य से हो गए। 530 किससे हो गए? राज्य से हो गए। किंतु क्या होता है, देखो 13 सदस्य ही चुने जाते हैं वर्तमान में। कितने चुने जा रहे हैं? 13 सदस्य ही केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। कितने चुने जा रहे हैं? 13 चुने जा रहे हैं। और वही 530 सदस्य किससे चुने जा रहे हैं? राज्यों से चुने जा रहे हैं। वही। अब देखिए, आपको जो सामने चार्ट बना रखा है, इसमें आपको थोड़ा डिबेट लग रहा होगा कि सर जो आप मनोनीत सदस्य 2 बता रहे हो, तो फिर आप 104वें संविधान संशोधन को नकार रहे हो। इसका मतलब तो कि मैंने आपके सामने जो मनोनीत सदस्य 2 लिखे हैं, इसके अनुसार तो मैं फिर किसको नकार रहा हूं? मैं जो 2 मनोनीत सदस्य हैं उनको, सॉरी, 104वें संविधान संशोधन को स्पष्ट रूप से मैं नकार रहा हूं। क्योंकि 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि मनोनीत सदस्यों पर रोक लगाई गई है। मनोनीत सदस्यों पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है। फिलहाल ना तो इनको संविधान से निष्कासित किया गया है, ना इनको संविधान में सक्रिय रखा गया है। ये जब तक है संविधान में, तब तक इनको साम्य अवस्था में रखा
गया है। ये जब तक है तब तक इनको किस अवस्था में रखा गया है, तब तक इनको साम्य अवस्था में रखा गया है। और साम्य अवस्था का देखो मतलब ही यही होता है कि जब तक पॉसिबिलिटीज हो तब तक इनको रखो, आगे फिर जाके आप क्या हटा के इनको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। आगे देखो, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। जो सदस्य बताया ना अभी, इनका चुनाव, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, सीधे जनता द्वारा। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? सीधे जनता द्वारा। सीधे किसके द्वारा? सीधे जनता द्वारा। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है और सीधे जनता द्वारा होता है। अब देखो, लोकसभा की गणपूर्ति, लोकसभा की बात करना है। लोकसभा की गणपूर्ति, लोकसभा की गणपूर्ति, लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या की कितनी? कुल सदस्य संख्या की 1/10 होती है। 1/10वां भाग, 1/10 होती है। तो अब कुल सदस्य संख्या लोकसभा में जितनी भी है उसका 1/10वां भाग आप निकाल सकते हो। लगभग 55 के करीबन, मेरे अकॉर्डिंग लगभग 55 के करीबन आना चाहिए। तो कुल सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 1/10। कोरम, कोरम गणपूर्ति जो होती है ना, गणपूर्ति को ही क्या बोला जाता है? कोरम बोला जाता है। और ये वो होती हैं जब लोकसभा की बैठक के लिए आवश्यक होती हैं। लोकसभा की बैठक के आयोजन के लिए जो आवश्यक जो सदस्य होते हैं ना, ये उनका खाका है, ये उनका डाटा है कि लोकसभा की अगर आपको बैठक करवानी है, लोकसभा की सदस्य जो भी सदस्य हैं उनको आपको एक जगह एकत्रित करना है। उसमें अगर कोई कार्य करवाना है ना, उसमें अगर किसी भी विधेयक को पारित करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य होने क्या है आपके लिए आवश्यक होते हैं। और एक चीज याद रखना, कोई लोकसभा ऐसा सदन है, इवन राज्यसभा भी है, लेकिन फिलहाल अपन जब लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर आपको कोई भी विधेयक लाना है, कोई भी प्रस्ताव लाना है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? कोरम आवश्यक होता है। उसके लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? उस चीज में आपको कोरम की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं भी देख लेते हैं। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं, बनने की एक सबसे फेवरेट जो सबकी होती है, क्या? वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। नंबर 1 पे क्या आती है? सबकी फेवरेट होती है ये, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु का होना कितना वर्ष का आवश्यक है? न्यूनतम होनी आवश्यक है 25 वर्ष की आयु। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसके पद पर नहीं होना चाहिए? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पद पर नहीं होना चाहिए। और कुछ विशेषताएं वो भी होती है, मैं दिवालिया नहीं होना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? दिवालिया नहीं होना चाहिए, भगोड़ा घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए, तो ये होने चाहिए, ठीक है। या न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए। न्यायालय द्वारा क्या घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए? न्यायालय द्वारा पागल घोषित नहीं होना चाहिए। तो मुख्य तो लिख दी, वैसे तो चलती रहती है कि एक तो क्या होती है कि वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष। कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है या लोकसभा का चुनाव आपको लड़ना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25
वर्ष। आप कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब है अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हैं तो सरकारी एम्प्लॉय हैं तो आपको पहले तो सरकारी पद है जिससे इस भारत के संचित निधि से आपको वेतन मिलता है, वो पद आपको छोड़ना पड़ेगा। उस पद से आपको क्या लेनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोकसभा के क्या बन सकते हो, सदस्य बन सकते हो दोस्तों। उसके बाद ही आप क्या बन सकते हो, लोकसभा के सदस्य बन सकते हो। आज अपने को लोकसभा को यहाँ तक ही देखेंगे। कल अपन देखेंगे लोकसभा के जो सदस्य जो बन गए हैं ना, उनको शपथ कैसे दिलाई जाती है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने में किसका योगदान होता है, किस चीज की शपथ ली जाती है, लोकसभा के सदस्यों को पद से हटाने के लिए जो दल-बदल होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, राष्ट्रपति लोकसभा में कैसा काम करता है, लोकसभा किन कानूनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, कानून निर्माण करने के लिए लोकसभा का कितना महत्व होता है, इन सब चीजों की बात अपन कल करेंगे, अपने आने वाले कल में करेंगे। तो आज फिलहाल इतना ही। अपने स्टडी परिवार के इस छोटे से मित्र को, छोटे से भाई को आप आज आज्ञा दीजिए। इतने दिन आपके सामने रूबरू नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपसे कंडीशन का जिक्र हमने कर लिया है, फैमिली समझते हुए आपको हर चीज का जिक्र हमने किया है कि क्या स्थिति रही होगी 3-4 दिन में हमारी, कि जिस कंडीशन में हम थोड़े स्वास्थ्य कारणों की वजह से आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाए, बदलते वातावरण की चपेट में आ गए हैं दोस्तों। आप भी स्वास्थ्य का थोड़ा इस समय ध्यान ही रखें, वर्तमान समय में आप भी स्वास्थ्य का ध्यान ही रखें। स्वास्थ्य ही इंसान का धन होता है, आपको मैं बता दूं। तो आज अपने स्टडी परिवार की तरफ से आपसे मैं इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट मिलेंगे, इसी लोकसभा को प्रारंभ करेंगे, राज्यसभा इसी लोकसभा को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे और राज्यसभा को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो कल मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।